हेलो एवरीवन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी पीजी कॉमर्स के लिए या करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बुक्स, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि यूनिवर्सिटी वाइज रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, करियर स्कोप पर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। इस आर्टिकल का लिंक, ये डिटेल आर्टिकल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीजें होने वाली है। 15 से 20 मिनट में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेंगी अबाउट सीयूटी पीजी कॉमर्स, जिसका कोड होता है COQP08। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हम सिलेबस से। देखिए, सीयूटी पीजी कॉमर्स का जो सिलेबस है वो काफी बड़ा सिलेबस है यहाँ पर। ठीक है, काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, काफी सारे चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं, तो काफी बड़ा इसका सिलेबस यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, बट अगर डिफिकल्टी लेवल की भी हम आगे चलकर बात करेंगे कि चलिए सिलेबस बड़ा है तो क्या इससे एग्जाम काफी डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम हो जाता है या नहीं हो जाता है, एज कंपेयर करेंगे हम अदर एंट्रेंस एग्जाम से कि कितना डिफिकल्ट ये जनरली है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, पहला चैप्टर आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, करेंसी एंड बैंकिंग। देखिए, सिर्फ मैं नाम बताऊंगा, अगर हम टॉपिक डिस्कस करने लगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएंगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए सिलेबस डिस्कशन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में सिलेबस डिस्कस करूं तो उसके लिए कोई एक सेपरेट वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। करेंसी एंड बैंकिंग, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए इसमें ना इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स भी है, मैनेजमेंट भी है। ठीक है, तो ये काफी सारे कॉम्बिनेशन से ये सिलेबस बनाया गया है। इतना बड़ा सिलेबस जनरली किसी पीजी एंट्रेंस एग्जाम का नहीं होता है अपार्ट ऑफ सीयूटी पीजी। ठीक है, सीयूटी पीजी वालों ने काफी लंबा और लेंथी सा सिलेबस यहाँ पर दिया है। किसी भी अदर एंट्रेंस छोड़िए, यूजीसी नेट कॉमर्स जो कि पीजी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम होता है, उसका भी इतना बड़ा सिलेबस नहीं होता है, बट इसमें काफी कुछ दिया गया है। ठीक है, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट आ जाते हैं इसमें, ऑफिस मैनेजमेंट आ जाता है, फिर आपका आती है अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग, देन आपका आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने कहा था कि मैनेजमेंट से भी आपको काफी यूनिट्स चैप्टर देखने को मिलेंगे। फिर आता है स्टैटिस्टिकल मेथड, फिर आपके आती है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस है जिसमें फाइनेंस, प्रिंसिपल, टैक्सेशन जैसे टॉपिक आ जाते हैं। बिजनेस लॉ आता है आपका। फिर आता है आपका कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग, देखिए एक अकाउंटिंग है और एक है कोस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है कोस्ट अकाउंटिंग, बट यहाँ पर अलग से चैप्टर दिया गया है। ठीक है, फिर आपका आता है कंपनी लॉ, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, कंपनी लॉ पे आ जाता है ये आपका। ठीक है, फिर आपका आता है सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ठीक है, सेलिंग ये मार्केटिंग की यूनिट है आपकी, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। फिर आपकी आ जाती है बिजनेस मैथमेटिक्स। अब इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स भी एक यूनिट दी गई है जिसमें कैलकुलस, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स, एलिमेंट्री रो, लीनियर इक्वेशन जैसे टॉपिक देंगे जहां से न्यूमेरिकल से ही जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट, फिर इंश्योरेंस, इसमें फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जैसे टॉपिक्स हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों ना ऐसे दो चैप्टर्स दिए गए हैं जिनका नाम सेम लगेगा। अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स, इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट, ऐसी दो यूनिट्स मिलेंगी आपको, दो चैप्टर मिलेंगी जिनका सेम नाम है, पर डिफरेंस क्या है यहाँ पर हमने नाम मेंशन नहीं किया है। डिफरेंस इसमें है कि इसमें इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज हैं और इसमें जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिलेबस है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स के दो चैप्टर्स मिलेंगे उसमें, जिसमें जो है लाइफ इंश्योरेंस, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस का सेम सिलेबस होगा, बट ये जो दूसरा चैप्टर होगा जिसका नाम सेम ही है इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट, इसमें बस चेंजेस इतना होगा कि इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज
का अलग से टॉपिक्स होंगे इसमें। अब ये ऐसा क्यों दिया गया है कि दो अलग चैप्टर दिए गए हैं जिसमें सेम टॉपिक है, बस चेंज इतना किया गया कि इंश्योरेंस एंड इंटरमीडिएटरीज इसमें नहीं दिया गया, इस चैप्टर में नहीं दिया गया, बट इस चैप्टर में दे दिया गया है। बाकी फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सेम ही टॉपिक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इन्होंने ना 24 में चेंज किया ना 25 में इस बात का चेंज किया, ठीक है। 24 और 25 में भी ऐसा ही रहा है, सिलेबस सेम ही था। और इसमें आपको दो चैप्टर देखने को मिलेंगे इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट के, जिनके टॉपिक सेम ही है अपार्ट ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज के, ठीक है। अब फिर आता है आपका इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। फिर आपका आता है कंटेम्पररी ऑडिट, ये ऑडिट की है जिसमें वाउचिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अगर आपने पढ़ा है तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप तक का आ जाता है इंडियन इकोनॉमी एंड मार्केटिंग आ जाता है। देखिए उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग भी हमने देखा था, सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग देखा था। यहाँ पर एक फिर से एक पर्टिकुलर मार्केटिंग की यूनिट्स हैं, ठीक है, वो भी मार्केटिंग का, सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग भी मार्केटिंग का ही पार्ट है, बट एक पर्टिकुलर मार्केटिंग की यूनिट्स और यहाँ पर दी गई है। फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर आता है ट्रेड ऑफ इंडिया एंड फिर आता है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अभी हमने एक स्टैटिस्टिक्स की यूनिट देखी थी, एक और यूनिट है। तो यहाँ पर कई सब्जेक्ट के डबल डबल यूनिट्स दिए गए हैं, यानी कि कुछ टॉपिक एक चैप्टर में दे दिए, कुछ टॉपिक दूसरे चैप्टर में दे दिए, ऐसा भी यहाँ पर है। बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, फिर आ जाता है आपका डेवलपमेंट बैंकिंग, फिर आपका आता है क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की पहले भी आपने यूनिट देखी है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स यूनिट, तो यहाँ पर अलग अलग चैप्टर, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के भी 2-3 चैप्टर दिए गए हैं, स्टैटिस्टिक्स के भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंट्स, लो अकाउंट्स वाला था, कि जिसमें जो इंश्योरेंस वाला था, सॉरी, जो इंश्योरेंस वाला था आपका, इसमें भी स्टूडेंट्स को काफी डाउट हो सकता है, जो इंश्योरेंस एंड लॉ एंड अकाउंट्स का था। तो ये दो चैप्टर आपको सिमिलर लग सकते हैं और ऑफिशियल सिलेबस में है भी सिमिलर, टॉपिक भी सेम दिए गए हैं, ठीक है। टॉपिक भी सेम है, सब टॉपिक भी सेम है, पर जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज जो है वो अलग टॉपिक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर जो है क्रिएट ये सिलेबस जो है करता है। इसके अलावा देखिए चैप्टर वाइज यहाँ पर दिए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस बार बार पूछे जाने की, या जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आप यहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए चैप्टर वाइज बुक्स, देखिए सिलेबस काफी बड़ा है, सिलेबस बड़ा है। अगर आप इंडिविजुअल बुक में जाएंगे तो आपको बहुत सारी बुक्स, 20 से 21 बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बट यहाँ पर हमने इंडिविजुअल बुक्स भी दी गई हैं और एक सॉल्यूशंस भी हमारी बुक आती है सीयूटी पीजी कॉमर्स की, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर दिए रहते हैं, प्लस पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। यहाँ पर पीवाईक्यू प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दोनों मिल जाते हैं। जितने चैप्टर्स का हमने डिस्कस किया है सभी चैप्टर के आपको मिल जाते हैं, प्लस पीवाईक्यू आपको मिल जाते हैं। 2021 से लेकर 2024 के 450 रुपीज की बुक्स है, तो इसमें हमने सारे चैप्टर के भी एमसीक्यूज कवर किए हैं, प्लस 21 से लेकर 24 के आपको पीवाईक्यू, सॉल्व पीवाईक्यू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। अगर आप इस बुक्स का सैंपल सपोज चेक करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, जहां पर आपको इसका जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब ना थोड़ा सा समझ लेते हैं सन 2024 का पेपर का, यहाँ पर मैंने लिया है 2024 के पेपर के अकॉर्डिंग। देखिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अब देखिए ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से कुछ एरिया हमने कवर किया है जिसमें कंबाइनली है। जैसे कि अभी आपने देखा स्टैटिस्टिक के 2-3 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के हैं, मार्केटिंग के भी अलग अलग चैप्टर हैं, ठीक है, अकाउंटिंग के भी अलग अलग चैप्टर है, तो उन्हें कंबाइनली हमने लिया है, ठीक है। तो जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जिसमें अकाउंटिंग की भी यूनिट्स हैं प्लस फाइनेंस की भी है, ठीक है।
तो उनसे 15 क्वेश्चन आए थे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। यहाँ पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग यूनिट है उस वो भी उसमें आ जाती है, अकाउंट्स भी आ जाता है, जो फाइनेंस की यूनिट्स हैं वो भी आपके आ जाते हैं। फिर बिजनेस लॉ, जो लॉ से रिलेटेड यूनिट है, ठीक है, 10 क्वेश्चन उससे आए थे। इकोनॉमिक्स की जितनी यूनिट्स हैं उनसे कुल मिलाकर 12 आए थे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम से 8 आए थे। मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, तो जो मैनेजमेंट और मार्केटिंग की, क्योंकि अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं पर सब्जेक्ट्स तो वो एक ही होता है। जैसे मार्केटिंग में, ठीक है, सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग दी गई है, बट वो पार्ट तो मार्केटिंग का ही है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग से 10 आए थे। स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स, क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स जैसे की हमने बात करी थी, तो इन दोनों को कंबाइनली इनसे 10 क्वेश्चंस आए थे। टैक्सेशन से आपके 10 क्वेश्चंस आए थे। ये सन 2024 के पेपर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इन्हें कंबाइनली हमने अकाउंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स और टैक्सेशन में इन्हें डिवाइड जो है किया है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम बात देखते हैं कि सीयूटी पीजी के कोर्सेज ऑफर। तो देखिए टोटल 203 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है सीयूटी पीजी एग्जाम्स में। यहाँ पर देयर इज अ लिस्ट जिनमें यूनिवर्सिटीज दी गई हैं प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, झारखंड, ये सारी यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। मैं बस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करूंगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास प्रोग्राम, बैचलर डिग्री, ठीक है, बीएमएस, बीबीएस, ठीक है, बीबीए, आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिटिक, बीबीएफएफआई, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीईई से अगर आपने कोई भी इससे जितने भी कोर्सेज के नाम मैंने लिए, बीबीए, बीकॉम, बीएमएस, अगर आप उन ये सारी बैचलर डिग्रीज में से आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। डीयू के लिए आप एलिजिबल हैं। 50% मार्क्स एग्रीगेट आपके होते हैं, इसमें मिनिमम 50% आपके होने चाहिए यूजी में, ठीक है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटीज की है। बाकी सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनका यहाँ पर दिया गया है, और बाकी भी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आप यहाँ से जो है इस आर्टिकल्स में पढ़ सकते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी की, अगर बेसिक एलिजिबिलिटी है ना, अगर आप बीकॉम हो, बीबीए हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। बीकॉम हो, बीबीए, तो मोस्टली यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। समहाउ अगर आप अदर किसी स्ट्रीम से हैं तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि उस यूनिवर्सिटीज में जो आपकी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आप एमकॉम के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज एमकॉम ही प्रोवाइड करवाती है। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे बिजनेस स्टडीज, पीजी इन बिजनेस स्टडीज जैसे कोर्स ऑफर करती है, बट अगर आप एमकॉम देख रहे हैं तो मोस्टली एमकॉम ही प्रोवाइड करवाती हैं। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटीज के पास्ट ईयर्स में कितनी कितनी सीट्स रही है, ये जो है आपका कुछ कॉलेजेस हमने लिए हैं उसके अकॉर्डिंग। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स सबसे फेमस कॉलेज है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है, जिसे मिल जाए उसका नसीब, ठीक है। तो यहाँ पर 23-24 में 120 सीट्स रहती हैं। हिंदू कॉलेज में 60, रामाजस में 60, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में 46, 50, 50, 40, ये पास्ट ईयर में सीट्स रही हैं। अगली बार कितनी सीट्स रहेंगी, ठीक है, ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि सीट्स कम या ज्यादा हो सकती है, हर बार हर ईयर कम या ज्यादा हो सकती है। पर यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितनी सीट्स हैं। तो आप अगर श्री राम में 120 है, हिंदू में 60, 60, 46, इस तरीके से डीयू अगर आपका टारगेट है तो ये इतनी सीट्स जो है रहती है। अराउंड 1000 से 1200 सीट्स रहती हैं आपके हर साल, 1000 से 1200 सीट्स रहती है आपका कॉमर्स के लिए।
अब ये वेरी कर सकते हैं, 900 भी रह सकती हैं, ये हर साल जो है वेरी करता है। यहाँ पर हमने हर साल में जैसे यहाँ से 900, 1000, 950 से 1000, तो अप्रोक्सीमेट आप 1000 सीट्स मानकर चल सकते हैं। डीयू में सभी कॉलेज जिसमें नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस की सभी कॉलेज की मिलाकर मैं कह रहा हूं आपके इतने सीट्स रहती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना कुछ कट ऑफ है। देखिए अब ये कट ऑफ का जो सोर्स है मैं आपको बता देता हूँ। ये कट ऑफ का सोर्स हमने वेरियस वेबसाइट से जो कि अवेलेबल सोर्सेस थे वो लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 100% एक्यूरेट है या नहीं है वो आपको चेक करना होगा, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली डीयू भी अपनी कट ऑफ कभी बताता नहीं है, वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, बट इसकी जो सोर्सेज से वेरियस सोर्सेज से हमारे पास डाटा रहा था, तो अप्रोक्सीमेट जैसे SRCC श्री राम कॉलेज की जो है वो 82, 86 गई थी सन 2023 में, 82, 85 के बीच में रही थी 22 में, 78 to 83 के बीच में रही थी। हिंदू कॉलेज की अगर बात करें तो 78, 83, 76, 81, 74, 79। अब अप्रोक्सीमेट कितनी, देखिए इसी के बीच में गई थी। अब ये हमने क्यों यहाँ पर ऐसे मेंशन किया है, हमने एक्यूरेट क्यों नहीं बता पा रहे हैं, इसका रीजन है देखिए वेरियस सोर्स अलग अलग कट ऑफ बताते हैं, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग कट ऑफ जाते हैं। तो हमने जो 80 to 85 के बीच में जो सपोज हम यहाँ पर सपोज बता रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ वेबसाइट पे 80 था, कुछ पे 81 था, 82 था, कुछ पे 85 था। तो अप्रोक्सीमेट हम बता रहे हैं कि 80 to 85 के बीच में थी, जो कि सोर्सेस हमें मिले हैं 63, 68। ठीक है, वहीं रामजस कॉलेज की बात करें तो 75 to 80, 73 to 78, 72 to 77। हम कोई भी ऐसा आपको सपोज नहीं कहना कि 82 ही गई थी। ठीक है, अब जब एक्यूरेटली पता ही नहीं है, डाटा है ही नहीं है, तो ये वो डाटा है जो कि वेरियस वेबसाइट्स पर वेरियस सोर्सेस से मिला है। और जो ये करते हैं कि 82, कोई 82 बता रहा है, कोई 84 बता रहा है, तो हमने एक जो है कि 60 to 65 के बीच में थी, तो हमने एक बताया कि अराउंड इतने के बीच में जो है वो कट ऑफ गई थी। ठीक है, ताकि आपको कुछ भी ऐसा ना बताएं हम जो कि करेक्टली नहीं है, क्योंकि देखिए करेक्टली पता चलता नहीं है कि कट ऑफ कितनी जा रही है, कोई ऑफिशियल ऐसे डाटा तो निकलकर हर साल जो है डीयू नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें एग्जाम पैटर्न की तो 75 क्वेश्चन आने हैं, 300 टोटल मार्क्स होने हैं, 90 मिनट्स होते हैं आपके। ठीक है, मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहता है, 4 मार्क्स मिलते हैं हर क्वेश्चन के, और एक होता है आपका इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन आपका जो मार्क्स जो है सॉरी आपका डिडक्ट यहाँ पर किया जाता है। अब चलिए करियर स्कोप की बात कर लें। देखिए कॉमर्स के बाद ना, ये कॉमर्स से है या तो ऐसा नहीं है कि आज के समय में पहले कॉमर्स में ऐसा बोला जाता था कि आप CA, CS, CM में हो तो जब भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो या अच्छा करियर स्कोप बना सकते हो। अब ऐसा नहीं है, अब वेरियस स्कोप अवेलेबल है। आप CA, CS, CM में भी नहीं है तो इसके अलावा भी आपके पास वेरियस सोर्सेस अवेलेबल हैं। उनमें से जैसे फाइनेंस एंड बैंकिंग में, अकाउंटिंग एंड ऑडिट में, कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब, टीचिंग, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप, टैक्सेशन एंड लॉ में आप प्राइवेट कंसल्टेंट बन सकते हो। टैक्सेशन कंसल्टेंट की तो आज इतनी ज़रूरत है इस देश में, हर बिजनेस करने के लिए GST चाहिए और GST के हर महीने के कंप्लाइंसेस रहते हैं और एक बिजनेस के लिए बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं। तो आप चाहे तो टैक्सेशन एंड लॉ, लॉजिस्टिक ऑपरेशन, ई-कॉमर्स, फिनटेक, तो ये सारे वो करियर स्कोप है, वो सेक्टर्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं आफ्टर द PG। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हमें जो है एमकॉम सैलरी स्ट्रक्चर, मतलब जो जनरली एमकॉम एंट्री लेवल पर सैलरीज मिलती है वो हमने यहाँ पर मेंशन करी है। अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, टैक्स कंसल्टेंट, ऑडिटर्स, बैंकिंग प्रोफेशनल, प्रोफेसर, लेक्चरर, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक, आप UGC नेट भी क्वालिफाइड कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं उसके बाद। ठीक है, तो आप रिसर्च के फील्ड में भी जा सकते हैं, टीचिंग के भी फील्ड में जा सकते हैं, तो वेरियस स्कोप अवेलेबल है। तो
तो मेरी एक जेन्युइन आई, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड कॉमर्स से रहा हूँ, मैं जीआरएफ भी कॉमर्स से हूँ, एमफिल भी कॉमर्स से हूँ, तो मैं एक एडवाइस यहाँ पर देना चाहूंगा कि आज के समय में, इवन मैंने अपना 12th किया था सन 2011 में, ठीक है, तो सन 2011 में इतने स्कोप नहीं थे, ठीक है। आज के समय में जितने स्कोप है, आप टैक्सेशन में जा सकते हैं, कंसल्टेंट, और इस देश में फाइनेंस लिटरेसी काफी कम है। आप फाइनेंस में अपना करियर बना सकते हो, बहुत अच्छा करियर अपना बना सकते हैं फाइनेंस में, ठीक है। तो ये एक जस्ट टू ये सजेशंस था, ठीक है। अब काउंसलिंग प्रोसेस ये सन 2025 वाला है, तो जनरली मई में रिजल्ट डिक्लेयर होता है, काउंसलिंग जून से स्टार्ट होती है, ठीक है। सीट अलॉटमेंट जुलाई तक हो जाता है, एंड क्लासेस आपकी अगस्त से जनरली चल जाती है। अब ये हर साल डेट वेरी हो सकती है, पर ये वो है कि जिनसे जनरली यूनिवर्सिटीज अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देती हैं, इन मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं, कर ही देती हैं जनरली। रिजल्ट के बाद आपके जो है काउंसलिंग प्रोसेस हो जाता है। देखिए, अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसकी बार बार वेबसाइट विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। वेबसाइट पे जाइए, देखिए, एक जनरल प्रोसेस होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको, चॉइस फिलिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, फिर सीट अलॉटमेंट होती है। बट सीट अलॉटमेंट से पहले आपके चॉइस फिलिंग में आपकी लिस्ट निकलती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ठीक है। उसमें सपोज आपका डीयू में अगर आप सपोज कर रहे हैं, तो अगर आपको पहली लिस्ट में आ जाता है और आपके चॉइस का कॉलेज नहीं मिलता, तो उससे डिनाई ना करें, उसे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि बाद में मॉडिफिकेशन का चांस दिया जाता है। ऐसा ना हो कि आपको बाद में कोई कॉलेज मिले ही नहीं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जनरली प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंटेशन होता है, स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, बैचलर डिग्री, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, ये तो कॉलेज लेवल पे कॉलेज में जमा करवाना पड़ता है जब कॉलेज अलॉट हो जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड करती है, पासपोर्ट साइज फोटो और वैलिड आईडी प्रूफ, ये कुछ आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको जो लिंक जो है इसका मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी सीयूटी पीजी कॉमर्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, एंड तक देखी होगी, तो आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।